मैम आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार, हाँ, नमस्कार सगळ्यांना. गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ये 5वां दिन है अश्विन शुक्ल पंचमी और आज के हमारे आरोग्य के महायज्ञ में हमारे लिए स्पेशल विशेष व्याख्याता है डॉक्टर शुभा राउड़ जी और आई एम ऑनर्ड टू वेलकम हर ऑन दिस Okay. प्लेटफॉर्म। उनका टॉपिक है ऋतु और प्रकृति, आयुर्वेद का एस्पेक्ट क्या है उसके बारे में वो हमें मार्गदर्शन करेंगी। हमारा ये जो आरोग्य का यज्ञ चल रहा है इसमें हम एवरीडे कोई ना कोई जो हमारी मिथ्स है, कुछ भी गलत धारणाएं हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और आयुर्वेद एक्चुअली में कैसा शास्त्र है, वो कितना प्योर है और उसका बेनिफिट मानव जाति को कितना अच्छा है उसके बारे में आप सब लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद के मेडिसिन में स्टेरॉइड्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था कि आयुर्वेद में हम लोग जो प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले वैद्य हैं तो कभी भी हम हमारे मेडिसिन में स्टेरॉइड्स मिक्स करके पेशेंट्स को नहीं देते हैं। उसकी क्वालिटी के बारे में हम हमेशा सजग रहते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे क्वैक्स हैं जो आयुर्वेद के नाम पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एक्चुअली में they are not qualified doctors from ayurveda और फास्ट रिजल्ट्स के लिए फिर हमारे मेडिसिन में या चूर्ण पाउडर फॉर्म मेडिसिन में कोई दूसरे मेडिसिन मिला के दिए जाते हैं, तो इससे आयुर्वेद का नाम खराब होता है। तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रेडमार्क देख के ही आपको परचेस करना चाहिए, हॉलमार्क देख के हम सोना लेते हैं, वैसे ही अगर हम मेडिकल सर्विसेज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें भी बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा कि एक्चुअली में जिस डॉक्टर को हम कंसल्ट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र को अध्ययन करने के लिए हम सालों लगाते हैं तभी जाके हमें डिग्री मिलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो हर एजुकेटेड जो लोग हैं, जो लोग अभी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और चेक करना चाहिए कि एक्चुअली में हमें राइट प्लेस पे राइट डॉक्टर का गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी मैं हमारे जो आज की वक्ता है उनके बारे में बोलूंगी। वो मेरी फ्रेंड है, फिलोसोफर है, मेरी सीनियर है और पहले से मैं स्टूडेंट डेज से उनको देखती हूँ और तब से आई डोंट नो बट आई वाज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर प्योर सोल। उनकी जो बात करने की पद्धति थी उससे मैं बहुत इम्प्रेस थी। उनकी काम करने की पैटर्न मैं हमेशा फॉलो करती थी, मुझे देख के लगता था कि नहीं नहीं कहीं तो मुझे इनके जैसे बनना है। तो ऐसी हमारी जो आइडॉल है वो डॉक्टर शुभा जी हैं और जो मुझे तब लग रहा था तो अभी ऐसा लगता है कि वो सच में ट्रू था कि उनकी पर्सनैलिटी में जो डायनामिक पर्सनैलिटी बोलते हैं या जो तेज है, जो ओज है, वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया। वो हमारी मुंबई की फॉर्मर मेयर रह चुकी हैं। शी इज अ लेक्चरर इन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस एंड शी हैज कंडक्टेड सेवरल आयुर्वेदा टॉक्स इन डिफरेंट सिटीज। उसके बाद में हमारी महानगर पालिका, मुंबई की महानगर पालिका में आयुर्वेद को स्थान मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले ना। ऑल्सो शी इज वर्किंग ऑन मेडिसिनल प्लांट कल्टिवेशन। शी इज अ मेंबर ऑफ कोविड टास्क फोर्स सिंस लास्ट 4 years। उसके बाद में उनको जो अवार्ड्स मिले हैं कि आयुर्वेद भूषण मिला है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, उन्होंने चाणक्य अवार्ड उनको मिला है 2010 में बाय आयुर्वेदा एसोसिएशन of practitioners of North America. Then most inspirational woman of Maharashtra in the field of politics. So this is very true. The most inspirational woman of Maharashtra from BARC. उसके बाद में भारत रत्न अवार्ड फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट और शी इज ऑनर्ड बाय एप्रिसिएशन in River March Association for active participation in resolution of river in Mumbai. So she is a multi-talented lady और उसके साथ में वो एक अच्छी इंसान भी है जिनको कोई भी यानी आज तक मैंने देखा है कि कभी भी एक अंश भी उनमें कभी अहंकार नहीं आया।
So she is the most down to earth person. She is very friendly and she is very loving. तो मैं उनको यहाँ पे वेलकम करती हूँ and we are all eager to listen from her few words of her talent and knowledge. Welcome, madam. या धन्यवाद अपर्णा जी, धन्यवाद। और मेरी सीनियर यहाँ बैठी है नियति मैडम, उनको भी नमस्ते, और सभी पार्टिसिपेंट्स और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स। आज नवरात्रि है और देवी शक्ति का जागर चालू है हर जगह पे। आदि माया, और माया यानी ही प्रकृति है, तो प्रकृति को वंदन करती हूँ। और आज का मेरा विषय भी प्रकृति का ही है, तो सभी जीव मात्र को कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए धन्वंतरी देव को प्रणाम करती हूँ। और सभी ऋषियों को, सभी मेरे गुरुओं को वंदन है, जिन्होंने आयुर्वेद हमें सिखाया और हम इस काबिल हो पाए कि आज यहाँ बैठे और लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान दे सके। तो धन्यवाद है। विषय है आज का आरोग्य का नियोजन, यानी हेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए अपना खुद का, ऋतु को देखकर, प्रकृति को देखकर और वय को देखकर। हमारा वय क्या है उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रकृति हर एक की अलग अलग रहती है। हर फैमिली में अगर 15 मेंबर है तो 15 मेंबर की प्रकृति अलग अलग रहेगी। यानी प्रकृति 3 ही है, लेकिन उनके जो अप डाउन से, वात अधिक है, कफ कम है और पित्त कम है, मध्यम है, इस तरह से तो प्रकृति अलग अलग रहती है। लेकिन ऋतु तो सबके लिए एक है, भगवान ने दी है। तो यानी ऋतु के नियम अलग है, और अगर हम किस प्रकृति को हम धारण किए हैं, वो प्रकृति के और ऋतु के नियम हमें मैनेज करने चाहिए हमारे वय के अनुसार। तो ये मैं कहना चाहती कि प्रकृति को जानना क्यों महत्व का है, क्योंकि आयुष के डिपार्टमेंट ने पूरे भारत देश में ये अभियान चलाया कि हर एक की प्रकृति देखो। तो हमारे आयुष के डॉक्टर हर एक की प्रकृति को देखते थे, सेवरल क्वेश्चंस पूछ के कि भाई आपकी प्रकृति ये है। लेकिन प्रकृति जानने के लिए बहुत सारे क्वेश्चनर्स है, लेकिन ऊपर से उन्होंने देख के ये मैनेज कर सके, इसलिए कहा कि इसकी आपकी प्रकृति हो, इस प्रकृति के अनुसार आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, तो आप हेल्थ को मैनेज कर सकोगे। तो पहले तो मैं 2-3 उदाहरण दे रही हूँ कि मैंने ये विषय क्यों चुना। क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण हुए, अगर समझो जिम में जा रहे बच्चे, जिम में जा रहे एक बच्चा 100 दंड बैठक निकाल रहा है, बराबर, और उसको देख के दूसरे को जेलस हो रहा है कि ये 100 दंड बैठक निकाल रहा है तो मैं भी निकालूंगा, और वो भी 100 दंड बैठक के लिए बैठ गया। लेकिन वो थक गया, उसको चक्कर आई, कभी कभी तो हार्ट अटैक भी आ गए हैं जिम में। तो ये आपने देखा होगा। तो क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो 100 बैठक मारने के लिए वो काबिल था, उसकी प्रकृति कफ की थी तो वो कर सका, वो उतना झेल सका। लेकिन दूसरे की प्रकृति पित्त की थी तो वो उतना नहीं झेल सका, उसको पसीना छूट गया, उसके हार्ट बीट्स बढ़ गए और उसको चक्कर आ गए और गिर गया। फिर उसको लगा कि मेरे में उसमें क्यों, मैं भी वही उम्र का हूँ, वो भी वही खा रहा है, मैं भी वही खा रहा हूँ, लेकिन ये भेद है। दूसरा, एक फैमिली है, अभी एक लड़की शादी करके उस फैमिली में आई, उसके मायके में तीखा खा रहे थे, तीखा मसाला, तीखा अचार, वो तीखा अचार वहां पे लेके आई और बोली हस्बैंड को, देखो हम तो मजे से खा रहे हैं, आप भी खाओ। अभी हस्बैंड था उसका पति पित्त प्रकृति वाला, तो पित्त प्रकृति वाले को वो 2 दिन पत्नी को अच्छा लगे इसलिए खाया, लेकिन बाद में उसको एसिडिटी हो गई। इतना ही नहीं, बाद में उसको माइग्रेन भी हो गया। फिर उसको वैद्य ने बताया कि तेरी तो प्रकृति पित्त की है, तू क्यों इतने मिर्ची वाले मसाले वाले खाने शुरू किया अचानक से। तो उसको मालूम पड़ा कि पत्नी की प्रकृति कफ की है और मेरी प्रकृति पित्त की है, तो कैसे चलेगा। तो इस तरह से ये 2 उदाहरण है। और एक उदाहरण दे रही हूँ, अभी का है। मेरी फ्रेंड्स फैमिली में एक मिले महाशय मुझे शादी में, वो बोले कि मुझे 8-9 प्रकार की दवाइयां चालू है। मैंने बोला क्या हुआ है? तो बोले मुझे माइग्रेन है, एसिडिटी है, नींद नहीं आ रही है, हाइपर थायरॉइडिज्म है, पसीना बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ापन, इस सब के लिए एसिडिटी है। उनको सबके लिए एक एक दवा चालू थी, यूरिक एसिड के लिए अलग, माइग्रेन के लिए अलग, नींद नहीं आ रही है अलग। तो वो परेशान था। तो मैंने बोला अच्छा ये सब दवाइयों, यानी ये दवाई तो चालू है, आपके सब इन्वेस्टिगेशन भी हो गए? हाँ, बोले ये सब बातें हैं मुझे और इन्वेस्टिगेशन भी सब किए। तो मैंने बोला दवाई खा रहे हो, आपका आहार क्या है? तो उसने आहार बताया। तो मैंने और 2-4 प्रश्न और पूछे,
तो मैंने कहा आपका आहार पूरा गलत है, आप दवाइयां बराबर ले रहे हो, चलो एलोपैथी की दवाई कोई बात नहीं, लेकिन आहार आपका पूरा गलत है। वो जो पित्त के लिए जो निषिद्ध है वो सब बातें खा रहा था, और पेस्टिसाइड से भरी हुई बातें ज्यादा खा रहा था, यानी फ्लावर है। अब आपको मालूम होगा कि वो शिमला मिर्ची में भी बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड आ रहा है, तो उसके कारण उसके शरीर में एसिड ही एसिड बनते थे। दवाइयां खा रहा है, तात्पुरता ठीक हो रहा है, लेकिन उसमें माइग्रेन कम नहीं हो रहा था, 2 दिन दवाई नहीं खाई तो और बढ़ जाते थे उसके सिम्टम्स। तो इसका मतलब उसकी प्रकृति के हिसाब से वो गलत खा रहा था, ये बेध्यान हो गया, ये ध्यान में नहीं आया। और उसकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, यानी यूरिक एसिड बढ़ा है, यूरिक एसिड की दवा लो, एसिडिटी बढ़ी है, एसिड की दवा लो, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये लेकिन ये सब बातें एक ही बात को इंडिकेट करती है कि आपका पित्त प्रकृति और आप पित्त वाला खा रहे हो। अब ये हो गए उदाहरण। अभी मैं कह रही हूँ कि आपके प्रकृति जानना जरूरी है। आप अभी तो किसी की प्रकृति हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको अगर प्रकृति जानना है तो आपके पास वाले कोई अच्छे वैद्य हो या आप जिस पे विश्वास करें उसके पास जाइए, और आपकी प्रकृति, आप एक आधा घंटा लगता है डॉक्टर वैद्य को आपकी नाड़ी देख के, और आपका किस टाइप का पैटर्न है, कोष्ठ कैसा है, आपका अग्नि कैसा है, ये सब देखकर वैद्य को मालूम पड़ जाएगा। और आपको लक्षण कौन से हो रहे हैं, बार बार किस चीज की यानी आपको इच्छा हो रही है, इस प्रकार से आपका प्रकृति मालूम हो जाएगा। और ये प्रकृति बहुत जरूरी है, और ये प्रकृति के हिसाब से फिर आपको ऋतु भी देखना है। अगर पित्त प्रकृति का ऋतु है और आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको मैनेज इस तरह से करना है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए प्रकृति जानना बहुत जरूरी है। प्रकृति के कारण आप आहार कौन सा ले, आप विहार क्या करें, विहार यानी व्यवहार, जिम में जाना, नींद लेना, दिन में भटकना, ये सब बातों को विहार बोलते हैं। तो विहार, आहार और आपकी निद्रा ये कैसी हो, ये प्रकृति के हिसाब से होता है। और स्ट्रेस का जमाना तो है ही, अभी ग्लोबल वार्मिंग है, पेस्टिसाइड है, व्हीकल के धुएं है, इसके कारण आपके शरीर में विष ही ज्यादा जा रहा है, और विष के कारण टॉक्सिन्स बन रहे टॉक्सिन्स के ये एसिडिक होते हैं। तो हमें पित्त का विचार ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऋतु भी देखो आप, ठंडी के ऋतु भी गर्मी वाले ही हो गए हैं, यानी पृथ्वी की भी प्रकृति एज वाइज उसकी प्रकृति पित्त की बन गई है। तो हमें पित्त को बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। और उम्र के हिसाब से भी, जैसे कल चंदा मैडम ने बताया कि हमारा बाल, युवा और वृद्ध, तो बाल में भी कुमार अवस्था, युवा में भी प्रौढ़ावस्था, और वृद्ध यानी अतिवृद्ध। तो वृद्ध और अतिवृद्ध ये वात की ओर जाते हैं। अगर वात प्रकृति है, उसको वायु का विकार हुआ है, और उसका वय भी वात का है, जैसे वृद्ध है तो वात का वय है, तो उसका जो ये रोग होगा वो बहुत कष्ट साध्य हो जाएगा। और ऋतु भी वात का है, समझो वर्षा ऋतु वात का ऋतु है, तो उसका कष्ट साध्य हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपना कर्तव्य है कि उस हिसाब से अपना खाना रखे, उस हिसाब से अपना व्यवहार रखे। और वैद्य क्या कर्तव्य है कि उस हिसाब से, यानी प्रकृति और ऋतु के अनुसार से अपना औषध की योजना करे। अब रोग की भी अपनी प्रकृति रहती है। आप देखो, कुछ रोग उष्णता वाले रोग रहते हैं तो वो पित्त के रोग है, कुछ रोग है वेदना वाले रोग है, ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह, तो रोग की भी एक प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। तो अपनी प्रकृति, ऋतु कौन सा है, रोग कौन सा है, इस हिसाब से फिर योजना करनी पड़ती है। वो वैद्य का काम है, लेकिन आपका काम है कि प्रकृति के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से अपने आप को संभालना। अभी ऋतु कितने हैं ये भी मालूम है, 6 ऋतु है। 6 ऋतु में 3 ऋतु है जिसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, हेमंत और शिशिर नहीं। वसंत ऋतु है उसमें कफ का प्रकोप होता है, और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। शरद ऋतु जो अभी आ रहा है अक्टूबर महीना, अभी बहुत सारी हीट अपने को फेस करनी है, तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तो हमें क्या खाना चाहिए, ऋतु के हिसाब से किस तरह से अपनी जो छोंक देते हैं ना, उसमें भी बदल करना पड़ता है। इतना माइन्यूट हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम जो छोंक देते हैं, यानी वघार बोलते हैं या मराठी में फोड़नी बोलते हैं, वो फोड़नी किस चीज की डालनी है, अपने प्रकृति के अनुसार, अपने ऋतु के अनुसार, और अपने जो वय के अनुसार, ये भी है। अभी आपको बताती हूँ कि एक पेशेंट को सिर्फ फोड़नी में उसको मेथी ज्यादा चाहिए थी और राई ज्यादा चाहिए थी, और उसके कारण उसका पित्त बढ़ता था। वो दवाइयाँ खाती थी, वो बोलती है मैं तो आहार भी ऐसा लेती हूँ, लेकिन सिर्फ फोड़नी चेंज करनी पड़ी, तो उससे भी उसको 50% रिलीफ हो गया। तो ये
हमें बताता है कि ऋतु अपना कितना काम करता है। और अभी ऋतु आ रहा है तो मैं एक आपको कहूं कि जो पालक है, अभी जो है शरद ऋतु आ रहा है, उसमें बहुत उष्णता बढ़ने वाली है। तो पालक है, फ्लावर है, गोभी है और बैंगन है। और ये बैंगन के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। ये 4 चीजों को अगर हम थोड़ा अवॉइड करें, बिल्कुल ही ना खाएं तो भी चलेगा। इतनी ये चीजों के कारण एसिडिटी बढ़ती है। माइग्रेन में अगर रोज पालक खाने वाले लोग थे, उनको सिर्फ माइग्रेन में पालक बंद कर दिया और बैंगन का खाना बंद कर दिया, उससे भी वो माइग्रेन कम हो गया उनका। ये एक मैं आपको वनस्पति बता रही हूँ, इसका नाम है संस्कृत में उपोदिका। उपोदिका नदी को बोलते हैं, नदी के एक प्रवाह को उपोदिका नाम दिया है संस्कृत में। और ये है मलबार स्पिनच। इसमें ये लाल रंग की भी आती है और ये हरे रंग की भी आती है। ये मायाळू बोलते हैं अपने मराठी में, और गुजराती में पोई बोलते हैं, पोई। तो पोईनु शाक, पोईना ठेपला, पोई का खिचड़ी, ये सब बना के खाओ। पालक के लिए बहुत अच्छा पर्याय है। इसको मलबार स्पिनच बोलते हैं, पालक ही है, लेकिन इसमें ये खाने से ठंडक आएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी। आईबीएस में भी इसका बहुत अच्छा काम होता है। तो आप इसे लगाइए अपने टेरेस में या तो अपने छोटे से गमले में लगाओ, ये बहुत हेल्पफुल है। ये खाया करो। जिसका पित्त प्रकृति है उसने तो इसको रोज ही खाना चाहिए, ऐसे मैं बोलूंगी, क्योंकि इसका नाम मायाळू है। अच्छा, अभी सभी जीव मात्र के लिए ये सब बातें हैं। और एक मायालू जो बोला, वैसे ही एक जखिया करके है, जखिया उत्तराखंड में मिलता है। मेरे यहाँ पे तो मैंने राई को रिप्लेस कर दिया जखिया से। जखिया नाम के सीड्स मिलते हैं, उसको भी मस्टर्ड ही बोलते हैं, लेकिन वो ठंडे। जो राई है वो उष्ण है, तो ये जखिया ठंडा है। तो उसकी फोड़नी देने की, और बाकी हम जो खाते हैं वैसे फोड़नी दो, लेकिन जखिया की फोड़नी दो। जखिया भी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत अच्छा उपाय है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग में ये मायाळू, हम बोलते हैं कि बाहर अंदर की जो शीतता है, जो यूरिन में भी जिसको बहुत जलन होती है, उसके लिए भी ये मायाळू और जखिया, ये 2 बातें हैं। तो ये 2 टिप्स मैंने आपको दी है। मायाळू है वो पित्त के लिए, जैसे शेपू, शेपू यह भाजी भी ठंडी में खानी चाहिए और बारिश में खानी चाहिए। बारिश में इतनी मिलती नहीं, लेकिन ठंडी में खानी चाहिए, क्योंकि वो उष्ण प्रकृति की है। तो ठंडी ऋतु होगी तो उष्ण प्रकृति की खाओ, और उष्ण ऋतु होगी तो ये मायाळू जैसी भाजियां खाओ। चौलाई है, पुनर्नवा है, ये भाजी भी बहुत अच्छी है। लेकिन मेथी नहीं खानी चाहिए, अभी गर्म ऋतु है और गर्म प्रकृति है, तो उन्होंने मेथी नहीं खानी चाहिए, और शेपू भी संभल के खानी चाहिए। और ये जो सर्व के लिए चालू है, चल सकती है ऐसी एक पुनर्नवा है। पुनर्नवा भाजी वो मिलती है, बसई वालों के पास बहुत अच्छी मिलती है। और पुनर्नवा हमारे तो गांव में भी हमने खेतों में लगा के रखी है। तो पुनर्नवा भी बहुत पथ्य की भाजी है, और हर ऋतु में, हर प्रकृति के लिए ये चलती है। माठ, माठ भाजी भी आपने बहुत ज्यादा खानी चाहिए, वो भी सभी ऋतु के लिए है और सभी प्रकृति के लिए है। कुछ भाजियां है जो इसको नहीं चलेगी, पित्त को नहीं चलेगी। कुछ भाजियां है वो कफ प्रकृति के लिए नहीं चलेगी, और कुछ भाजियां वात के लिए नहीं चलती है। तो ये आप ध्यान में रखें। तो ऋतु और प्रकृति ये हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से मैनेज हम कर पा सकते हैं। आपके जो प्रश्न है वो आप दे सकते हो। प्रकृति यानी पित्त का अगर रक्षण हमें करना है, तो पित्त हमारी, समझो अगर पित्त प्रकृति है तो पित्त का रक्षण कैसे करें? तो पित्त के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है घी, गाय का घी, गाय का दूध, ये आप रात को ले सकते हैं। पित्त प्रकृति के लिए बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन उनके लिए पथ्य का नहीं है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो पित्त प्रकृति ने तुरंत उसका उपाय करना चाहिए, वात प्रकृति ने भी। तो पित्त प्रकृति ने हमेशा पित्त को ऊर्ध्वगामी नहीं रखना चाहिए। पित्त है अग्नि, अग्नि ऊर्ध्वगामी है, तो ऊर्ध्वगामी होगा तो एसिडिटी करेगा, इसोफेगस में जलन करेगा, एसिड अल्सर में रूपांतरित होगा, माइग्रेन होगा। तो हमें ऊर्ध्वगामी है तो उसको अधोगामी करो, और अधोगामी करने के लिए क्या करोगे? रात को गर्म पानी, अरे गर्म कोमल दूध और उसमें घी डालो, थोड़ी शक्कर डालो और रात को पी जाओ, तो उससे, और घी ज्यादा डालो। और एक आपको बाद में लास्ट में एक अच्छा ये भी दूंगी सबके लिए सॉल्यूशन।
पित्त के लिए द्रव पदार्थ ज्यादा खाने चाहिए, यानी खीर है, दाल है तो पानी वाली दाल ज्यादा पियो, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बातें नहीं खानी चाहिए। नाचनी अच्छी है उसके लिए, राजगीरा अच्छा है। जो लाया है, लाया यानी फूली हुई बातें, वो राजगीरा की है, ज्वारी की लाई है, वो आप दे सकते हो। खड़ी साकर उसके लिए अच्छा है, गाय का घी तो मैंने बोला। और व्यायाम करना है तो मध्यम प्रमाण में व्यायाम करो। पित्त के लिए नींद अच्छी लेनी चाहिए, दोपहर को भी नींद लो तो भी चलेगा, क्योंकि उसको पित्त का हमेशा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि उसमें तेज तेज गुण ज्यादा है, तो उन्होंने दोपहर को थोड़ा सोना चाहिए। जल जल है यानी स्विमिंग करो, ठंडी हवा होगी वहां बैठो, ये सब बातें करनी चाहिए। वज्रासन में बैठो, मेडिटेशन ज्यादा करना चाहिए। पित्त के प्रकृति ने मेडिटेशन ज्यादा करे, क्योंकि पित्त बहुत तेज वाला है, उसको शांत करने के लिए हमने प्रयत्न करने चाहिए। अभी कफ का रक्षण कैसे करेंगे? कफ का तो कफ है ठंडे प्रकृति का है, तो कफ ठंडा है तो वसंत ऋतु है या हेमंत ऋतु है, उसमें ठंडक ज्यादा होती है, तो अदरक का प्रयोग ज्यादा करे, लहसुन का प्रयोग ज्यादा करे, जीरा, काली मिरी, इस प्रकार के मसाले उसको चल जाएंगे, लेकिन पित्त के लिए मसाले नहीं चलेंगे। कफ के लिए राई का तेल चल जाएगा, लेकिन पित्त के लिए राई का तेल बिल्कुल नहीं चलेगा, उल्टा उसका मैंने जखिया ये उपाय बताया है। तो पित्त के लिए दूधी है, वेल वर्गीय भाजा, यानी वेल जिसकी होती है वो वेल वर्गीय भाजा पित्त के लिए बहुत अच्छे रहते। जो वेल वर्गीय है, वेल है वो लता है प्रेमण है, वो आपको शांत करेगी, वो स्त्री वर्ग है, तो जितनी लताएं हैं ना उसकी भाजियां है, वो सब पित्त के लिए अच्छी रहेगी। वात के लिए अगर हमको करना है तो वात तो तेल, कान में तेल डालो, नाक में तेल डालो, गले में भी अगर आप कुल्ला करते हो तो थोड़ा सा तेल के 2 थेम डाल के उसको कुल्ला करो, और गर्म चीजें वात के लिए अच्छी रहती है। कान में तेल डालो, में तलुए में, सब में तेल डालो। खाने में भी नारियल का तेल लो, खाने में भी ऑयल सीड से उसको चबा के खाओ। सुबह उठ के थोड़े तिल लो, थोड़ा खोपरा लो, और चबा चबा के खाओ, तो दांत के लिए और ये जो हमारा गला है उसमें एब्सॉर्प्शन तेल का ज्यादा हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। एकदम सुबह आप चबा के खाते हो तो वायु के लिए अच्छा रहेगा। आप देखो बहुत से घरों में सुबह उठ के खोपरा चबाने की थी, कोकण में है, हमारे गांव में भी इतना इतना खोपरा चबा के खाते थे सुबह, तो तेल हो जाता था, स्नेहन हो जाता था, और रुक्षता नहीं आती थी। रुक्षता से बचना चाहिए। अभी मॉइस्चराइजर कितने सारे निकले हैं महंगे महंगे, क्यों इतने मॉइस्चराइजर? इससे तो अच्छा कुछ चीजों को छोड़ो, जैसे एसी की हवा है, पंखे की हवा है, डायरेक्ट हवा है। गाड़ी में बैठे हो तो हवा की दिशा से नहीं बैठो, अलग से बसो, क्योंकि कान में अगर हवा जाती है तो वायु धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और फिर आपका जब वायु का वय आएगा या तो वायु का ऋतु आएगा तब आपको उसके इफेक्ट दिखेंगे। और ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, तब आप कितना भी तेल लगाओ कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि वो वय वायु का हो गया है। आपको पहले से ही उसको संभालना है। अगर पित्त का वय चालू है, आपका कफ का वय चालू है, तो उस हिसाब से आप, अगर पित्त का वय चालू है, समझो 55 के है, 50 के है, 40 के, तो आपने समझना चाहिए कि अभी हमारा वायु का वय शुरू होने वाला है, तो उसके लिए तो आपने हमेशा संभाल के रहना चाहिए, रुक्षता नहीं लानी चाहिए, और जितना हो सके नेचुरल ऑयल लीजिए, और गर्म द्रव लीजिए, हल्का फुल्का आहार लीजिए। और कफ के लिए तो सूप, कितने सारे सूप है। मूंग, अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो मूंग और चना का सूप, उसको आप घी की फोड़नी दे दीजिए, अदरक लहसुन और जीरा काली मिरी का छोंक दे दीजिए। इस प्रकार का आपको कफ के लिए सूप रहेगा। शेवगा है, वो पित्त के लिए है, सॉरी, तो पित्त थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन वायु के लिए बहुत अच्छा है शेवगा का पत्ते का शेक, और शेवगा की सेम आती है, उसका भी सूप बहुत अच्छा बनता है। चिकन सूप बनाते हैं कुछ लोग, लिवर सूप बनाते हैं। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए, और पचने में हल्की चीज हो वो बहुत अच्छी, जैसे कुरमुरा है, चना है। और व्यायाम, अभी कफ के लोगों ने सुबह उठ के बहुत ज्यादा व्यायाम करना चाहिए। पित्त के लोगों ने थोड़ा खा के फिर 1 आधे घंटे के बाद व्यायाम करो, नहीं तो ये कर रहा है मैं करूंगा, इस तरह से कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये शीतकाल, समशीतोष्ण काल, ये सब देखिए उष्ण काल कौन सा है, और उस हिसाब से अपने प्रकृति का रक्षण करें, नहीं तो हमें आगे बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा। और फिर जब बहुत हो जाता है तो हम चले जाते हैं कि भाई इमरजेंसी मेडिसिन, लेकिन अपने हाथ में है
तब तक हमने उसको संभालना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मेरा ये बताया था प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा ही था क्लिप, वो बताया क्या? हाँ मैम, बताया था। अच्छा, तो आप ही योजना करिए, योजक तत्र दुर्लभ, लेकिन हम ही है, हमारे वायु की, हमारे पित्त की हमें ही योजना करनी चाहिए। अगर गर्भावस्था में स्त्री है तो उसने अपने बेटे को बाहर से गर्भ संस्कार देने चाहिए और अंदर से भी चिंतन करके उसको शांत रखना चाहिए, क्योंकि मेरा तो कहना है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमने ठंडक, पहले दिवाली थी, हम दिवाली में कितने अच्छे उठ के स्नेहन स्वेदन करते थे और अच्छा अच्छा खाना खाते थे और ठंडी में उठते थे। अभी तो दिवाली में ठंडी ही नहीं आती है। इसका मतलब अभी ऋतु भी पीछे ढकले गए, यानी दिवाली 1 महीने के बाद दिवाली होनी चाहिए, ऐसा मैं हमेशा सबको कहती हूँ, क्योंकि दिवाली में हमें ठंडी ही नहीं लगती है तो खाएंगे क्या? अग्नि का भी विचार है ना, ऋतु में अग्नि का भी विचार होना चाहिए। जहां पे ठंडी लगती है बहुत से, उसका अग्नि हमारा बहुत अच्छा है, समझ लेना चाहिए। और कोष्ठ, कोष्ठ को बहुत अच्छा ध्यान दे। कोष्ठ यानी अपना कोष्ठ क्या है वो भी वैद्य ही बता सकता है। आपका अगर बहुत 3 दिन आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको क्रूर कोष्ठ है, तो आपको वायु के विकार बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो आंत है ये वायु के लिए यानी वायु को नियोजित करते हैं। तो अगर हम वायु का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर क्रूर कोष्ठ है तो हमें उस प्रकार से आहार लेना चाहिए। और तेल, तेल का सुबह उठ के तेल पीना, ये भी बताया है। जैसे अभी 4 बजे उठ के अगर एरंडेल लेते हैं आप, ये भी मैं आपको यहाँ बता दूं, नियति मैडम से मेरी बात हुई थी कि ये एक बहुत अच्छी टिप है, हमने लोगों को देनी चाहिए, हर पेशेंट को देनी चाहिए। एरंडेल का उपयोग हम भूल चुके हैं। हमारे पूर्वज यानी मेरी दादी, मेरी मम्मी भी हमें रात सुबह बोलती थी, रात को बोलती थी सुबह आपको एरंडेल पीना है, तो हमें सुबह यानी रविवार की सुबह नको नको रविवार असं वाटायचं। पण ये एक बहुत अच्छी योजना थी। एरंडेल हमारे लिए एक वरदान है और सबके लिए। कोई भी क्रूर कोष्ठ हो तो ज्यादा लो, मृदु कोष्ठ हो यानी पित्त प्रकृति हो तो कम लो, और कफ प्रकृति हो तो गर्म पानी ज्यादा लो। लेकिन 3 चम्मच एरंड हर रविवार को अगर हम शुरू करें, देखो आप सब लो, 3 चम्मच से कुछ भी नहीं होगा तो आप 4 चम्मच पे रखो, अपना अपना हिसाब से करो। और कभी कभी 3 चम्मच से ज्यादा हो जाता है तो 2 चम्मच पे आ जाओ, लेकिन नुकसान किसी का भी नहीं है, तकलीफ बढ़ेगी ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये एरंड तेल का, और किसी को अगर कुछ भी तकलीफ नहीं है तो भी लो एरंड तेल, उसमें थोड़ी सूंठ डाल दो। अगर 3 चम्मच एरंड तेल लेते हो और गर्म पानी 1 गिलास भर के या तो आधा गिलास भर के, उसमें आधा चम्मच सूंठ डालो और हिलाओ बहुत जोर से, और सुबह 5 बजे उठ के पी जाओ। और फिर देखो आपको कितनी बार होता है। एक बार नॉर्मल होगा, आधे 1 घंटे में फिर दूसरा होगा, वो सेमी सॉलिड होगा, तीसरा और चौथा लिक्विड होगा। बस 4 ही जुलाब होंगे, लेकिन उसमें आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। हर संडे को अगर ये प्रोग्राम करते हो तो ऐसे आप 2 साल तक करो, या तो 6 महीने करो और फिर कहो कि आपका शरीर में कितना फर्क हो गया। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है, क्योंकि एरंड यह फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स निकालने वाला है। देखो ये फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स तो अभी पता चले, हमारे ऋषि मुनियों ने उस वक्त भी जान लिया था कि एरंडेल क्या करता है। वो सूक्ष्मगामी है, योगवाही है, और हमारे सभी स्रोतसों में जाके सूक्ष्म वहां के जो फैट सॉल्युबल टॉक्सिन है उसको अपने में मिला के वो निकल जाते हैं, बाहर निकल आता है। तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था है, क्यों लेने की बाकी इसकी चीजें। और इतना करके भी वो विषज्ञ है और सूक्ष्म है, और इतना करके भी वो आपकी त्वचा को भी अच्छा कर देगा, आंखों को भी अंदर से ऑयलिंग अच्छा कर देगा, ऑयलिंग भी करेगा और ऑयल रिलेटेड टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेगा। ये व्यवस्था कितनी अच्छी है। तो मैं एरंड तो हमारे घर में रहता ही है, एरंड तेल, वो आपके हाथों को लुब्रिकेट करेगा, आपके जॉइंट्स को भी लुब्रिकेट करेगा। और तिल खाना चाहिए, तिल, तिल को इतना इतना काला तिल चबा के खाओ। अगर आपको पित्त है तो तिल के साथ में आप गुड़ लो, वात है तो कुछ नहीं तिल ही ले लो, गुड़ लो तो भी वात के लिए अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। और कफ है तो तिल के साथ में सूंठ ले लो, तो आपको तिल के जो स्निग्ध और मधुर गुण है वो नहीं काम यानी तकलीफ देंगे। तो ये योजना करनी चाहिए।
जो खा रहे हो वो क्यों खा रहे हो, उसके साथ में अगर हमको तकलीफ हो रही है तो उसके साथ में मैं क्या ऐड करूं, ये आप अपने आप जो आपके वैद्य रहेंगे उसको पूछ के आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई है। अगर प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो मैं और आगे जा सकती हूँ। आने लग गए हैं सवाल, तो मैं हाँ, एक ने पूछा है कि अगर किसी को दूध की एलर्जी है तो फिर वो क्या करे। दूध की एलर्जी है तो कोई बात नहीं, दूध मत खाओ, क्योंकि बहुत से लोग हैं, एकदम 2% लोग होते हैं कि जिसको दूध देखते ही उल्टी आ जाती है। हाँ तो आप दूध नहीं लेने का तो घी ले। हाँ जो विरेचन के लिए आप अगर पूछ रहे हो, तो विरेचन तो मैंने बोला ना कि 8 दिन में एक बार एरंडल लेना है। हाँ और पित्त का विरेचन करना है तो घी भी काफी है, गर्म पानी में घी घोल के पी जाओ। बराबर। रात को पी जाओ तो स्नेहन हो जाएगा, पित्त का शांति हो जाएगी और वो नीचे की ओर निकल जाएगा। दूध की जिस चीज की एलर्जी है उसको नहीं खाना चाहिए, ये हाँ। बात तो सही। अच्छा, अभी कुछ लोग हैं जो एल्डरली लोग हैं, वो मुझे सवाल आया है मेरे ही एक पेशेंट का कि अभी अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हम कुछ साल से स्टैटिन ड्रग्स या ऐसे कुछ ले रहे हैं, तो फिर अभी अगर हमको स्नेह लेना है या घी लेना है तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव या कोई मार्ग कि हम लोग वो स्टैटिन दवाई कम कर सके या कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स कर सके, ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की जो दवा है वो चालू रखिए, क्योंकि एकदम से कोई भी दवा हम नहीं कह सकते कि बंद करो, लेकिन अपना आहार सुधारो। आहार के साथ में अपना कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने बोला कि ये एरंडेल है, एरंडेल आप पियो। उससे धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स है, ये सब फैट सॉल्युबल है। आपके जो ये विष है ना, जो संचय हुआ है वो विष है, ज्यादा बढ़ गया है वो विष है। और वो विष कैसा है, 2 टाइप का विष रहता है, एक वाटर सॉल्युबल रहता है, एक फैट सॉल्युबल रहता है। तो फैट सॉल्युबल भी अब फैट सॉल्युबल विष है, वो कितना भी पानी पे हो। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कल चंदा मैडम भी बोली कि पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, आपका डिटॉक्स हो जाएगा। तो वो तो वाटर सॉल्युबल विष है, वो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन फैट सॉल्युबल विष नहीं निकलेगा। और ज्यादा पानी पीना, वो भी कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, तो अग्नि मांद्य करेगा। ज्यादा पानी पीना अग्नि को मंद कर देगा। तो थोड़े प्रमाण में ठीक है, लेकिन अगर ये सब बातें हैं आपको, अगर यूरिक एसिड भी है ना, तो भी आप अपने आहार में ये करो। कोलेस्ट्रॉल है तो आहार में तो पहला व्यायाम, आहार, क्योंकि ये कफ के गुण है, ये विष है ना, कफज है। तो कफज गुण को कैसे निकालना है खींच के, तो हम लेखन की दवाइयां देंगे, आपके वैद्य है वो आपको लेखन की दवाई देंगे, आहार में बोलेंगे छौंक क्या देना है, मसाले क्या खाने हैं, बराबर। तो ये आपको देखना चाहिए। स्वेदन करो, पंचकर्म करो, वो भी बहुत अच्छा है। और आप बैंगन के बारे में कहने वाली थी, तो बैंगन तो मैं देखती हूँ कि कभी कभी हम यानी डब्बा लगाते हैं, या हॉस्टल के बच्चे बेचारे डब्बा लगाते हैं, उसमें हर एक दिन छोड़ के बैंगन की 12 महीने सब्जी आ रही थी, क्योंकि वो सस्ती है। ठंडी में वो महंगी हो जाती है, तो बैंगन का ठंडी में कम कर देते हैं खान। ये उल्टा है, बैंगन ठंडी में ज्यादा खाने चाहिए और ठंडी में ही खाने चाहिए। हमारे यहाँ बैंगन, मेरे यहाँ, और मैंने जिसको बोल के रखा है वहां पे, बैंगन सिर्फ 15 नवंबर के बाद शुरू होते हैं और February 15 तक हमारे बैंगन खाते हैं, बाद में हम बैंगन नहीं खाते हैं। यानी कोई भी आयुर्वेद वाले नहीं खाएगा, क्योंकि बैंगन में जो बीज रहते हैं ना वो बहुत घातक रहते हैं। और ठंडी में बैंगन के बीज जल्दी नहीं बनते हैं, वो कोमला रहता है। तो बैंगन के जब बीज बन गए तो समझो ये एसिडिक हो गया। और यूरिक एसिड बढ़े हुए लोग हैं, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन वाले लोग हैं, वो रोज बैंगन खाने वाले मैंने देखे हैं। अरे ये बैंगन पालक तो हमारे यहाँ रोज बनता है, फ्लावर भी रोज बनता है। फ्लावर तो मेरे बारे में बात करती हूँ, फ्लावर बरसों तक मेरे घर में नहीं आया है। फ्लावर खाना, क्योंकि मैं खेती भी करती हूँ गांव में, मैंने फ्लावर बोया था और वो इतना हुआ और उसके ऊपर इतने पेस्ट घुस गए, यानी इतने सारे कीड़े हो गए कि वो पूरा फ्लावर खा गए वो लोग। मैंने सोचा क्यों ऐसे हुआ, फिर मैंने बहुत सारे ऐसी घरगुती जो गोमूत्र डाला, गर्म पानी और घरगुती जो रहता है ना जीवामृत वगैरह, नहीं हुआ। क्योंकि उसके ऊपर इतना सा होते हुए भी इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है, फिर इतना बढ़ता है, फिर पेस्टिसाइड,
फिर पेस्टिसाइड, इतना बड़ा फ्लावर हो जाता है और हम खाते हैं क्योंकि हम उसका छिलका नहीं निकाल सकते। गोभी का तो ठीक है, ऊपर 2-4 छिलके निकाल के फिर खाया तो ठीक है, लेकिन गोभी भी इतना होता है, तब से पेस्टिसाइड का उसके ऊपर मारा रहता है, फिर बढ़ जाता है, फिर मारा, इतना सारा पेस्टिसाइड आपके अंदर जाएगा तो आपको क्या नहीं होगा। कैंसर तो बहुत दूर की बात है, यूरिक एसिड, माइग्रेन, एसिडिटी, ये सब तो तुरंत ही हो जाएगी। इसलिए मैंने हमेशा सबको बोला है, भोपली मिर्ची भी, मैंने भोपली मिरची भी लगाई थी, इतनी सी थी, तभी वो वाकडी तिकडी झाली अशी, तर ती तशीच तोडून आम्ही खाल्ली, पण आम्ही पेस्टिसाइड नाही मारलं। आणि जे लोग भोपळी मिरचीचा व्यापार करतात, वो लोग भोपली मिर्ची नहीं खाते, फ्लावर नहीं खाते हैं, नहीं खाते। तो मैं कहती हूँ कि खेती जरा जाकर देखो कि क्या कर रहे हैं लोग, इतना सारा पेस्टिसाइड हमारे में जाता है। टोमेटो हम कहाँ खाते थे, हम बच्चे थे, मेरी मम्मी बोलती है अरे हमने टोमेटो देखा भी नहीं था कभी, फ्लावर देखा भी नहीं था, और ये लोग इतना टोमेटो खाते, रोज सुबह शाम टोमेटो। क्यों खाने का टोमेटो इतना सारा, ठंडी में खाओ ठीक है, बाकी टोमेटो मत खाओ। ये टोमेटो की जगह पे अगर हम बहुत अच्छा अमरूद, कोकम है, कोकम वो खाओ, आमचूर खाओ, हमारे पास नींबू है, कितना सारा भारतीय। अच्छा, ये एक और कहना था कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका किचन है ना, उसमें क्या मसाले हैं वो देखना है। अब मेयोनीज आ गया है, बोलो, है ना, मेयोनीज कहाँ से आया, क्यों आया, पिज्जा में डालते हैं मसाले, वो कब आए और कब हमारे हो गए। इतने सारे राज्य करायला लागलेत आपल्या किचन मध्ये, आणि आपली बिचारी खसखस कुठे गेली, खसखस दिसतच नाही, डिंक कुठे गेला, डिंक लोकांना माहितीच नाहीये। जो हमारे जो ट्रेडिशनल मसाले थे, वो बेचारे छुपके कहीं पे खड़े हैं, बिगड़े हैं या तो नहीं, उसको कोई देख ही नहीं रहा है, और ऐसे चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे बच्चों को हमने समझाना चाहिए। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। एक सवाल आया है कि पत्ता भाजी अभी जो आपने भी बताई कि पुनर्नवा है या कोई, तो उसमें देखा जाता है कि प्याज और लहसुन ज्यादा डाल के ही वो बनाई जाती है, फिर जो उसका मोटिव है फिर वो मर जाएगा, तो उसको क्या ऑल्टरनेटिव? पुनर्नवा मैं कैसे करती हूँ, पुनर्नवा तो हम गांव से, हमारे खेतों से भी लेके आते हैं। पुनर्नवा को तो बारीक काटना है, सिर्फ एक वाफ द्यायची, एक ही उसको यानी ये दो, ब्लांच किया जैसे पानी के ऊपर। हाँ, थोड़ा सा वो थोड़ा नरम हो जाए ना, फिर उसको घी का छोंक लगा, उसके घी में मैं जखिया डालती हूँ, हींग डालती हूँ और लहसुन डालती हूँ, बस इतना। क्योंकि ये शाक ज्यादा नहीं खाने चाहिए बोला है, लेकिन ये शाक है ना पुनर्नवा, वो बहुत ही ये मायालु है, ये इसके लिए कोई नियम नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाओ तो भी चलेगा, ऐसा है। तो पुनर्नवा तो आप हर लोग अपने कुंडी में डालो, पुनर्नवा उगाता है। अच्छा, दूसरी बात, एक भृंगराज की बताती हूँ। भृंगराज भी पहले मुंबई में इतने सारे भृंगराज और अपामार दिखते थे, अपामार की भी भाजी, आघाड्याची भाजी अपन खायचो। अभी तो कहीं कुछ भी नहीं है, मुझे जहां भृंगराज दिख जाता है मैं उसको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो दुर्मिळ हो गया है। और भृंगराज की भी चटनी खा के देखो आप जो चटनी खाते हो ना, उसमें कोथिंबीर नहीं डालो तो भी चलेगा, भृंगराज ज्यादा डालो, यानी माका। भृंगराज तो फ्लावर मार्केट में भी मिल जाता है, फूल के मार्केट में भी मतलब मिल जाता है, किसी को छोटी सी डंडी आप लाके चटनी में उसका उपयोग कर सकते हैं। गणपतीला के गौरीला भृंगराज वाहतात, त्याच्याऐवजी तुम्ही खा, चटणीमध्ये जर भृंगराज टाकला तर तुमचं इथे लिव्हर टॉनिक आहे, तुमचे केस छान होतील, डोळे चांगले राहतील। अच्छा, कोणाला काय प्रश्न आहे, कोणतरी हात वर करतंय माझे। हॅलो, ब्रोकोली आणि मशरूम्स यांच्याबद्दल काही सांगा ना, आजकाल ते फार वापरले जातात। बरं झालं विचारलं, मशरूम अखाद्य आहे, आयुर्वेदात मशरूम हा निषिद्ध अन्न म्हणून सांगितलंय, लक्षात घ्या। कारण ती, आणि मी बघितलं बऱ्याच पुस्तकांमध्ये सुद्धा, आधुनिक पुस्तकांमध्ये वाचलं की त्यांना काही हे लोक म्हणत असतील न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, पण त्याच्यामध्ये ड्रॉबॅकच खूप आहे, त्याची अलर्जी होऊ शकते हळूहळू। आयबीएससी लोक, आयबीएसचे पेशंट वाढतायत ना, आयबीएससी लोकांना मशरूम, पनीर हे बंद केले, पनीर सुद्धा चांगलं नाहीये। आपण का नाही आपल्या ट्रेडिशनल ह्याच्याकडे जावं, आपल्या आयुर्वेदाकडे का जाऊ नये, आयुर्वेदाने एवढ्या छान कितीतरी गोष्टी आहेत। मशरूम खाऊ नका, पनीर पण कमी खा, काही पनीर मध्ये मला तर, चीज पण काय खातायत, किती खातायत, पनीर मध्ये मेयोनीज खातायत,
एक ने पूछा है कि स्प्राउट्स कडधान्य प्रकृति के अनुसार उसका कैसा उपयोग किया जाए, कैसे उसको खाया जाए? हा, आता कडधान्यामध्ये मूग आणि मटकी आणि मसूर हे 3 आहेत ना, हे पथ्याचे आहेत. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये फार नियम नाहीयेत. पण तुम्ही छोले जास्ती खाल, राजमा जास्ती खाल, तर हे पित्ताला वाढवतात. तर पित्त को बढ़ाते हैं. राजमा, छोले है, वाल 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 वायूला वाढवेल. वालाने तर वालाच्या वासाने पण किती लोकांना पित्त होतं मी बघितलंय. त्यामुळे वाल सुद्धा तुम्ही खाल तर ते प्रमाणात खा आणि त्याला योजना करून खा. आता वाल आणि मी पुनर्नवा करते, बरोबर. वाल आणि Yes. पुनर्नवा हे बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे. ओके. खापरा म्हणतात, आमच्या गावाला खापरा म्हणतात त्याला, खापरा भाजी. तर ते घ्या. वाल आणि दुधी शामक आहे, वालाबरोबर चालून जाईल. शिराळं शामक आहे, वेल भाज्या वालाबरोबर चालेल, पण वालाची क्वांटिटी कमी घ्या. मी तर काही लोकांना बघितले वाल साली सकट घेतात, तर ते चांगलं आहे. वालाला खूप मोड आले ना तर ते पित्तकारक होऊन जातात. कारण त्याच्यामध्ये अग्नितत्व वाढलं ना, त्याला जगायचंय, पुढे जायचंय, तर ते अग्नितत्व वाढलं. म्हणून वालाला मोड न आणता गुजराती लोक आणि मारवाडी लोक, काही लोक साली सकट वाल शिजवतात, म्हणजे भिजवतात आणि जराशी वाल फुगला की लगेच ते शिजवून टाकतात आणि मग तो गोड करतात त्याला गुळ टाकून आणि तूप टाकून खायचं, म्हणजे पित्त नाही होणार. आणि तरी पित्त होत असेल तर वाल बंद करा. हाँ, अच्छा, दो ऋतु जब ये बराबर. बदलते हैं, दो ऋतु जब ये बदलते हैं या कभी एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाता है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में जो जाने वाला ऋतु है उसका थोड़ा सा आहार, उसमें जो बताया है, जैसे अभी वर्षा जा रही है और शरद आ रहा है, यानी वायु का प्रकोप अभी कम हो जाएगा और अग्नि तत्व बढ़ेगा. तो उस वक्त हमने दोनों को बैलेंस करना चाहिए. वायु को गर्म चलेगा लेकिन पित्त को गर्म नहीं चलेगा. लेकिन वायु और पित्त में कॉमन है मधुर रस और स्निग्ध रस. तो आपने मधुर और स्निग्ध खाओ ऋतु संधि में, तो वायु का भी हो जाएगा और पित्त भी खुश रहेगा. तो आपने गुड़ और म्हणजे गुळ तूप चपातीला लावून, भाकरीला लावून खा, बरोबर. म्हणजे वायूलाही पकडलं जाईल आणि असं दोन्ही जेव्हा ऋतू एकत्र येतात, म्हणजे ऋतू संधी असते, त्यावेळेला जाणाऱ्या ऋतूला आणि येणाऱ्या ऋतूला जो दोष असेल त्या दोघांनाही कसं करता येईल म्हणून. आणि मला इकडे आणखीन एक और बताना चाहती हूँ कि जो नए नए बच्चे हैं उनको आयुर्वेद सिखाना चाहिए. जो 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में है, उनको आयुर्वेद स्कूल में ही सिखाओ, ऐसा मेरा प्रपोजल है महानगर पालिका में. अभी देखे क्या हो गया, संस्कृत सिखाते हो तो आयुर्वेद भी सिखाओ, तो उनको मालूम पड़े. उनकी माँ बाप को भी मालूम नहीं है क्या गर्म है क्या ठंडा है. बराबर. जीरा ठंडा है, उनको लगता है जीरा तो उष्ण है, जीरा पाचक है. मेथी उष्ण है, बहुत ही ज्यादा उष्ण है. उष्ण में भी उष्ण, उष्णतम, उष्णतर ऐसा है. उष्णतम ज्यादा मैक्सिमम. मेथी है, काली मिरी है, ये अति उष्ण है. तो पित्त है, पित्त का आपका प्रकृति है, पित्त का विकार हुआ है आपको और पित्त की ऋतु चालू है, तो आपने तो इनसे दूर ही रहना चाहिए. तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, किसके साथ खाना है, कब खाना है, ये सब बातों की योजना, ये बहुत करनी अच्छी चाहिए. बात है जो हम भूल गए हैं. और एक कह रही हूँ सब लोगों को, अगर सामान्य लोग यहाँ पे है तो इन्होंने अपने जो मसाले हैं या पदार्थ है, वांग, बैंगन, ये गर्म है कि ठंडा है मालूम नहीं, तो आप इनकी लिस्ट बनाओ, आपके वैद्य के पास जाओ और लिख दो कि भाई ये उष्ण है, ये शीत है, ये हाँ, इतना लिख दो तो भी आप बहुत अच्छा नियोजन कर पाओगे. क्योंकि अज्ञान ये बहुत बुरी बात है, अज्ञान मालूम ही नहीं है तो फिर क्या करेगा वो. तो उनकी मुझे दया आती है कभी कभी कि आपको मालूम नहीं है, तो ये अगर नहीं मालूम तो है तो सीखो, कोई बात मालूम नहीं है तो उसकी जानकारी लो तो आपको अच्छा रहेगा. आपके वैद्य के पास जाओ, बैठो, मेरी प्रकृति बताओ और मुझे ये जो मेरे घर में हम यूज करते हैं उसकी प्रकृति बताओ, उष्ण है कि शीत है. ये अभी एक सवाल आया है कि जॉइंट पेन में आप या गर्दन में अगर गैप है तो क्या आहार से, मतलब क्या आहार लेना चाहिए, या मुझे लगता है उसके साथ दवा उनको स्नेहन स्वेदन पंचकर्म भी लेना चाहिए शायद. तो एलर्जिक कोल्ड के लिए कुछ बताइए, एक ने बताइए. एलर्जी में तो क्या है, एलर्जी यानी आपको कोई चीज तकलीफ दे रही है, तो आयुर्वेद में कहा है कि निदान परिवर्जन,
आपको जो तकलीफ दे रही है उससे दूर रहो, बराबर। अभी एलर्जी की तो अभी टेस्ट भी होती है, उसमें मालूम पड़ जाता है किसकी चीज एलर्जी। एक पेशेंट है, हमको लगा कि चलो एलर्जी है तो उसको उष्ण देना चाहिए, तो एक पेशेंट ने को मैंने बोला कि काली मिरी घेऊन बघ, तुला घशाची एलर्जी, त्याला उसको काली मिरी की यानी जिसकी जो दवा है उसकी ही एलर्जी थी। एलर्जी है, यानी एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग सन कैन बी एलर्जिक टू एनीबडी। यस, बराबर। यानी एलर्जी किस चीज की हो सकती है मालूम नहीं है हमें, सन की भी एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी से पहले दूर रहो। अगर है तो एलर्जी यानी क्या है, कफ और पित्त और वात तीनों का सम्मिश्र भाव रहते हैं, तो उसको समझ लेना चाहिए। उसको वैद्य ही अच्छी तरह से बता सकता है कि इसको क्या करना चाहिए। ऐसे मैं तुरंत देखो, आयुर्वेद क्या है, अगर आयुर्वेद में ना कोई फोन करता है मैडम माला यानी किसी वैद्य को फोन करता है कि मुझे ये हुआ है, आयुर्वेद क्या लूं, तो नहीं बता सकते हम लोग, नहीं एक सेंटेंस में नहीं बता सकते। एलोपैथी वाले बता देंगे अब डाइक्लोफिनेक ले लो और छुटकारा पा लो, लेकिन आयुर्वेद में वो वैद्य बोलेगा अरे तेरी प्रकृति क्या है, तूने क्या खाया है, कल परसों 8 दिन पहले क्या खाया है, इसका हिसाब लेना पड़ता है, तो तुरंत नहीं बता सकते हम लोग। और आजकल उठ के लोग सुबह उठ के मेथी और काली मिर्च एंटी डायबिटिक है ऐसा समझ के खूब खा रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, डायबिटीज भी देखो, डायबिटीज भी क्या है, आयुर्वेद में डायबिटीज को हम मधुमेह बोलते हैं। प्रमेह, प्रमेह ये बड़ा व्याधि है, उसके अंदर सब बातें आती है, बराबर। पूय में है, पम प्रमेह, मधुमेह सब। लेकिन मेथी खाओ, करेला का जूस पियो, तो उससे रुक्षता बढ़ेगी, बराबर। 10% लोगों को अच्छा भी हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी रहेगी, तो उसको वो अच्छा भी हो गया, लेकिन उसका सुन के 90% 10 लोग और लेंगे, खाते रहेंगे और वो बोलेगे अरे तेरा ठीक हो गया, मेरा कैसे नहीं ठीक हो गया। तो ये गलत है। करेला का जूस पी पी के रुक्षता आती है और उससे उनके और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हाँ, यानी ये मत करो कि ये खाने से मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। और ऐसा एक ऐसी समझ है कि कड़वा रस खाने से मीठा रस, मतलब वो कड़वा रस ये मीठा रस का पाचक नहीं है, वो अलग से अपने आप में ही एक और रस है। ये लोग भूल, मतलब उनको पता नहीं, इसके लिए वो लोग ऐसे समझते हैं। तो एक और सवाल आया है कि इवन सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, आजकल लोग बहुत ज्यादा खाने लगे, जैसे मुखवास के जैसे मुंह में डालो, तो उसके ऊपर भी कहिए थोड़ा। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा है कि कुछ लोग, एक द्रव्य चिकित्सा नहीं होती है कि आप ये पंपकिन सीड्स खाओ, ठीक है, रसायन है क्योंकि सीड्स है ना, तो रसायन है, लेकिन सीड्स है तो उसमें एनर्जी भी बहुत रहती है, अग्नि भी बहुत रहता है, तो वो पित्त को भी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब आप ये खा रहा है तो मैं खाऊंगा ऐसा नहीं। ये और मैं कहती हूँ कि भारत देश गरीब देश है, इसमें पंपकिन सीड खाओ, महंगी महंगी चिया सीड्स खाते हैं, और हम सोचना चाहिए कि जो चीज खोबरे से हो सकती है, जो सिर्फ काले तिल से हो सकता है, तो उसके लिए हम चिया सीड्स लाओ, सनफ्लावर सीड्स लाओ और बादाम खाओ। ये क्या चीज है, अगर आपको ठंडी है, एक कश्मीर वाले बादाम खा रहे हैं, ठीक है, हमने क्यों बादाम खाने हैं, हमारे भगवान ने हमें सिंगदाना दिया है, हमको यहाँ इस ऋतु में, इस देश का भी सवाल है, इसमें खोबरा दिया है, तिल दिया है, चना है, हाँ, ये सब बातें हैं, तो क्यों हमने वो अखरोट और बादाम भर भर के खाने चाहिए, कभी कभार ठीक है, लेकिन ये बात गलत है कि महंगा मिलता है यानी मेरी बहुत अच्छी प्रकृति रहेगी, ऐसा नहीं है, सस्ते में भी काम हो जाता है। और सेम होगा, सोयाबीन के बारे में भी पूछा है, तो सोयाबीन के बारे में भी यही जवाब होगा कि वो बहुत ज्यादा प्रमाण में आप मत खाइए। सोयाबीन, मुझे खुद को सोयाबीन की एलर्जी है, मैंने सोयाबीन एक गलती से खा लिया था और मुझे इतनी एलर्जी आई थी, तब से मैंने तौबा की। लेकिन सोयाबीन ठीक है, अभी ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अभी इसका कमर्शियल हो रहा है सब सोयाबीन का व्यापार, लेकिन सोयाबीन जिसको हो रहा है खाओ, लेकिन मैं तो ना बोलती हूँ कि ये आयुर्वेद में भी नहीं है इसका उल्लेख सोयाबीन। नहीं, जो लोग बहुत ही मालनरिश्ड है या जहाँ मतलब जो एरिया दूर दराज के लोग, जहाँ पर एकदम मालनरिशमेंट है, वहां पर लोग देते हैं, मगर हम तो ओवर, मुझे लगता है आज के लोग ओवर नरिशमेंट की वजह से है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। तो एक ने पूछा ऐसा कोई कॉमन वेजिटेबल्स जो हर एक प्रकृति के लोग खा सकते हैं, ऐसी कोई लिस्ट है क्या कि जो हर एक प्रकृति के लोग उनको चलेगा? पहले तो ऋतु अनुसार खाओ,
हाँ। बरोबर। ऋतु अभी दूधी है, ये जब बेल वर्गीय भाजियां है ना, वो सब अभी शरद ऋतु में मिलेंगे अपने को, और ग्रीष्म ऋतु में भी मिलते हैं। बाकी ठंडी में हम दूधी क्यों खाएंगे, बराबर। हाँ। दूधी की ठंड है तो ठंडी में क्यों खाएंगे, तो ठंडी में सूरन खाओ, हम्म। सूरन खाओ, बैंगन खाओ। तो और ये सूरन और बैंगन हम गर्मी में मत खाओ। तो आपकी प्रकृति और ऋतु के अनुसार ही चूज कीजिएगा। फिर भी एक्चुअली हाँ। बिल्कुल तकलीफ नहीं देने वाला एक ही है, वो भोपळा है, लाल भोपळा। अच्छा लाल भोपळा हा सगळ्यांसाठी पथ्य आहे. ओके त्यामुळे वो जो कद्दू बोलते हैं, लाल कद्दू, वो सबके हाँ लिए पथ्य है। और किसको अगर पित्त प्रकृति है तो कद्दू में शक्कर डाल के खाते हैं तो और उसका पित्त शांत होता है। लेकिन वो है, और बाकी के बहुत सारी सब्जियां आहे, शिराळा आहे, पथ्याचं आहे. हा आता बाळंतीण असेल कोणी तर तुम्ही काय देणार, तिचा पूर्ण साफ झाला पाहिजे कोठा, उसका मेंसेस भी पूरा साफ हो जाना चाहिए। इसके लिए हम उसको मेथी की भाजी देंगे, शेपू की भाजी देंगे, सूरन की भाजी देंगे। लेकिन गर्मी है और उसकी पित्त प्रकृति है तो ये सब नहीं करेंगे, नहीं देंगे। हाँ, उसको मुझे- शामक भाजी देंगे। हाँ। ऐसा यानी उसकी प्रकृती है, उसकी बाळंतीण आहे, पण तिला गरम भाज्या द्या, गरम, अरे पण तिला पित्त उठलं, मग हाँ। कसं, हे बघायला पाहिजे। मुझे लगता है आसान तरीका ये है कि आपके कोई ना कोई वैद्य तो होंगे ही सबके हाँ। पहचान के, उनके पास जाइए, आप एक लिस्ट बनाइए कौन सी भाजियां गर्म है कौन सी ठंडी है, जिससे आपको मतलब वो जानने में सुविधा हो जाएगी। मसालों हाँ। में से भी कौन सा मैं डालूं कौन सा नहीं डालूं, ये सब अगर yes। लोग समझेंगे तो मुझे लगता है उनमें ज्यादा नॉलेज भी आ जाएगा, और उनके एलर्जीज या छोटे छोटे विकार एटलीस्ट उसके लिए उनको दवा नहीं लेनी पड़ेगी, और जो Right। बड़ी दवा ले भी रहे हैं वो भी उनकी कम हो जाएगी, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। पित्त कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा, स्ट्रेस कम आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और पर्यायी जो सब्जियां आपने अभी बताई कि जैसे हाँ। पुनर्नवा है, मायालू है, उसको अपना रेगुलर चेंज करें। आपने जो फ्लावर के बारे में बताया, मेरे खुद के एक पेशेंट है जो ये है फार्मर है, वो बोलते हैं अगर रोज फ्लावर के ऊपर स्प्रे नहीं किया तो फ्लावर हाँ। अच्छा सफेद दिखने वाला आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि ये जो सारे टॉक्सिन्स है वो ऑयल सोल्यूबल है, तो इसके लिए कैस्टर ऑयल हम हफ्ते में एक बार अगर ले, आपने जब से मुझे बताया है मैंने तुरंत शुरू किया है, और ये अभी 3 ही दिन हुए हैं, मगर मैं आपको रोज याद करती हूँ कि देयर इज सम चेंज हैपनिंग। मैं वैध हूँ इसके लिए मैं जान सकती हूँ क्या चेंज हो रहा है, बट अगर 3 दिन में इतना चेंज होता है तो मुझे लगता है अगर कोई ले 2-3 महीने तो उनकी लाइफ में बहुत ही चेंज हो जाएगा, और उनका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। डिटॉक्स बोलते रहते हैं, ये इतनी आसान चीज है जो हाँ। डिटॉक्स हम कर सकते हैं। yes। इसमें एक और बताओ, हम एवरी संडे लेना चाहिए तो ले ही लीजिए, लेकिन बच्चे नहीं ले पाते तो उनकी चपाती में लगा के दो। मैं तो भात में भी, कुकर में भात लगाती हूँ राइस, तो उसमें भी एरंडेल डाल देती हूँ 2 चम्मच। अच्छा, तो अगर रोटी के आटे में डालना है तो कितना हाँ। डाल, 2 चम्मच? अगर हम 4 लोगों का आटा है तो मैं 4 चमचे डाल देती हूँ। हाँ, हर एक को 2 चम्मच समझो। हाँ, नहीं, 4 लोगों के लिए 4 चम्मच, हर एक को 1 चम्मच। एक चम्मच, 1 चम्मच रोज जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा वो धीरे धीरे काम करेगा और आपको मालूम पड़ेगा आपका सब टॉक्सिन्स बाहर जा रहा है और आपको एनर्जी आ रही है। हाँ, और चावल में भी डालो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसके टेस्ट में। चावल में एरंडेल डालोगे तो उसमें थोड़ी सी सूंठ का टुकड़ा डाल दो चावल में, तो सिद्धोदन हो गया। आयुर्वेद में सिद्धोदन कहा है। सिर्फ चावल कभी नहीं खाने चाहिए, सिर्फ चावल उबालते हो ना तो चावल में इतना पाणी डालते हो तो कफ प्रकृती तो है ही ना, तांदूळाची कफाची प्रकृती आहे, त्याच्यात एवढं पाणी, त्याच्यात 4 पटीने आपण डबल पाणी, तर कफाला जिंकण्यासाठी कधीतरी 4 लवंग टाकून द्या, कधीतरी 5-6 काळी मिरी टाकून द्या, बरोबर। हा, कधी मी तर मध्ये मध्ये हरड्याचा तुकडा टाकते। हा, म्हणजे सिद्धोदन झालं पाहिजे, हे माझं पहिल्यापासून आहे, तातेड सरांनी हे शिकवलेलं। ओदन यानी भात, और भात कभी भी खाली ऐसे ही भात मत लगाओ, कुछ तो योजना करो कि अरे क्या प्रकृती है, क्या ऋतू चालू है, थंडी आहे, सकाळ आहे, दिवस आहे, त्या बघून तुम्ही त्याच्यात टाका ना काहीतरी, सिद्धोदन करा, तूप टाकायचं, कधी एरंडेल टाका, कधी सुंठ टाका, एवढी सुंठाचा तुकडा टाकून द्या, अरे ते मस्त चिटा होईल तोपर्यंत सुंठ सगळी जिरून जाईल त्याच्यात। हाँ, तो इसी में आया है एक सवाल कि कुकर में चावल बनाए
या बाहर बनाए, कैसे? अभी वो देखो टाइम होगा उस पर। मैं क्या करती हूँ, कुकर में लगाती हूँ और पूरा चावल उबल के आधा पानी हो जाए, यानी गाढ़ा हो जाए, बाद में सीटी लगा दी, बाद में हाँ। उसको ढक्कन लगा देती, तब हाँ, तक उसको उबलने देती हूँ। यानी तब तक क्या है, चावल में मीथेन होता है, आपको पता नहीं होगा किसी लोगों को। चावल उबलता है ना तो उसमें से मीथेन बाहर पड़ता है, अच्छा। इसलिए हाँ। और चावल की खेती भी होती है ना, उसमें से भी मीथेन बाहर पड़ता है, तो उसको पूरा निकल जाने दो भाप को। हाँ, और बाद में वो चावल गाढ़ा हो गया ना, बाद में उसको बंद करो और सीटी लगाओ। ओके। तो फिर एक या आधी सीटी में ही चावल हो जाता है। हाँ। एक्चुअल तो अगर आपके पास टाइम है तो चावल आप बिना ढक्कन के ही उसको ये करो और बना बाद में ढक्कन डालो, बाद में वो गाढ़ा हो जाए तब ढक्कन डालना चाहिए। हाँ, ये है। मेरी एक सहेली है जो केरलीय है, उसने मुझे बताया है कि तुम चावल उबालो तो पानी को उबला आ जाए, बॉईल, तो उसको 2 बॉईल आने के बाद उसके ऊपर ढक्कन रखो। तुमको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 मिनट के या 10 मिनट के बाद आके उसका पानी निकालो। और एक्चुअली ऐसा चावल बनाने से हल्का भी होता है और आसान, मतलब कुकर से भी जल्दी चावल पक जाता है हाँ, इस तरीके से वही करने बात से। हुई ना, उसमें से जो गैस है वो निकल जाना वो चाहिए सब चावल निकल में। जाता है और बहुत चावल में हल्का वो हो जाता अत्यल्प प्रमाण में मीथेन असतो, तो निघून जाऊ हाँ। द्यायचा। हाँ, ते आहे. मैडम सॉरी टू इंटरप्ट, जो आप बोल रहे थे ना कि सिद्ध करके लेना है, वैसे ही मैं हमेशा डायबिटीज के पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि जल का विपाक है वो मधुर है, तो पानी ऐसे ही कच्चा मत पीना, उसको पका उबाल. के ही पीना है। Yes, और yes. उसमें थोड़ा सा 1 पिंच शुंठी पाउडर डाल दो, तो हाँ. सिद्ध जल करके पिएंगे तो वो कफकर नहीं होगा, Right. तो शुगर हाँ. कंट्रोल करने में वो हेल्प करेगा। हेल्प हाँ, करेगा नहीं, सिद्ध कफ जल। के व्याधि है तो आप सिद्धोदन बोलते हैं, वैसे सिद्ध जल भी बोलो, बराबर है, गुड। हाँ। उसमें अगर गर्भिणी है तो उसमें सिद्ध जल करना है तो उसमें सोने का कुछ भी टुकड़ा डाल के उबालते उबालते वो पूरा 9 महीना तक वही पानी पीते रहो, तो भी सिद्ध जल है, सुवर्ण सिद्ध जल हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पानी में सही। भी कितना मस्त कर सकते हैं, पानी इज ऑल्सो बहुत हेल्पफुल। हॅलो मॅम. यानी Yes, गरम yes. पाणी पिना है, ठंडा। हॅलो. हाँ. हॅलो. हा मॅडम, च्यवनप्राश आपण आता सगळे लोक घेतात, तर ते कधी घेतलं पाहिजे आणि आवळा कधी घेतलं पाहिजे, जरा तुम्ही हा. सांगा. च्यवनप्राश आहे ना, हा एक थंडीमध्ये घ्या, दिवाळीनंतर च्यवनप्राश सुरू करायचा. त्याच्यात पण सुवर्णयुक्त असतो आणि साधा च्यवनप्राश असतो. साध्या च्यवनप्राशमध्ये सुवर्ण नसतं आणि काही औषधं कमी असतात, पण आवळा हा महत्वाचा घटक आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे त्याच्यामध्ये आवळा एवढा आहे आणि आवळ्यामध्ये त्या ऋषींनी बघा त्या काळात समजलं की आवळा हा एवढा दिव्य औषधी, दिव्य फळ दिव्य औषध. सांगितलं की त्याच्यामध्ये किती उकळवलं तरी त्याच्यातलं व्हिटॅमिन सी नष्ट होत नाही. आणि रसायन म्हटलंय जे तुमच्या सगळ्या सेल्सना रिज्युमिनेट करतं. त्यामुळे नुसता आवळा खा, ताजा मिळतो तेव्हा नुसता आवळा खा, आणि ताजा आणून ठेवला आणि ऋतू निघाला तर त्याला किसून ठेवा, सुपारी करून ठेवा, मोरावळा जूस करून भी ठेवा. निकाल के रख सकते हैं, जूस भी निकाल हाँ, के शीशे की जूस बोतल में करो. आप फ्रिज में रख सकते हो और हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज ये सेवन उसका कर फ्रीजर सकते हैं। मध्ये ठेवून जा ज्यूस. या जैसे अभी अपर्णा हे मैडम ने बनवून छोटे छोटे. सिद्ध जल के बारे में बोला, तो थोड़े जल में भी वो उसको डाल के भी वो ले सकते हैं। येस. हॅलो Correct. मॅम, मला एक हा. विचारायचं होतं. हा. पित्त प्रकृती जर असेल आणि सकाळी आपण कोमट पाणी पितो, तर ते जमते का? आणि त्याच्यासोबत ॲलोवेरा ज्यूस आणि आवळा ज्यूसनी सुद्धा ऍसिडिटी झाली तर घ्यायला पाहिजे का नाही? पित्त प्रकृती असेल ना तर रात्रीच तुमचं पित्त अधोगामी करून टाका, बरोबर. रात्री झोपताना तुम्हाला दुधाची एलर्जी नसेल, फार कमी लोकांना, पण दूध आणि त्याच्यात तूप टाका, तूप. कोमट दूध किंवा तूप अच्छा. नुसतं प्या आणि वरून कोमट दूध पिऊन टाका, तरी पण तुमचं पित्त अधोगामी होईल, पोट साफ होऊन जाईल. आणि मग सकाळी तुम्ही कोमट पाणी झेपलं तर ठीक, फार पित्त असेल तर साधं पाणी प्या, रात्री उकळवून सकाळी थंड झालेलं पाणी प्यायचं. पाणी ओके. नेहमी उकळवलेलं प्यायचं, त्याला अग्नीचा लागला पाहिजे, अग्नी. आणि मग तो थंड झालेलं पिलं तर ते पित्तासाठी चांगलं, गरम असतानाच पिलं तर वात आणि कफासाठी चांगलं. म्हणजे आलीच ना अच्छा. प्रकृती इथे सुद्धा. हो हो. हा. आणि मॅडम, सध्या सकाळी कोमट पाण्यासोबत तूप चालू केले तर ते चालेल, योग्य आहे की नाही? कोमट पाण्यासकट तूप सकाळी का? हं. का, कशासाठी पण? असं कशासाठी?
पित्तासाठी म्हणजे असं नाही, हं. तुपाचं काय ना, तूप किती इम्पॉर्टंट आहे. अगदी ते शुद्ध गाईचं तूप असेल तर किती महाग पण असतं. तर तुम्ही जेवायच्या आधी तुपाचा चमचा तोंडात टाका, थोडासा गरम भात प्या किंवा गरम पाणी प्या आणि मग जेवण सुरू करा. असं ओके. करा. हा, हं. पण तूप आपलं कधीतरी उगाच सकाळी पाण्यातून प्यायचंय तसं नका करू. फार ओके. पित्त असेल तर सकाळी पित्त असेल तर तुपाचं हे घ्यायचं आणि तोंडात टाकून द्यायचं. त्याच्यावर पाणी प्यायची गरज नाही. पिऊन टाका आणि वरून मग तुमचं गरम दूध प्या किंवा गरम भात, तूप आधी जाऊ द्या. तूप हा अग्नीसाठी खूप चांगला आहे, पित्तासाठी. ओके. एकाने विचारलंय कि कैस्टर ऑयल कौन सा लेना चाहिए, मतलब जो ग्रोसरी में मिलता है, हा, केमिस्ट के नाही, पास मिलता बरं है. झालं. हो, बरं झालं. आता मी घेते ते कॅस्टर ऑइल अश्विन फार्मा म्हणून आहे. त्याच्यावर सुंठी सिद्ध असं लिहिलेलं आहे. म्हणजे पिण्यासाठी योग्य असं आयुर्वेदिक दुकानातून जाऊन विचारलं तर ते बरोबर देतात. ते धान्याच्या दुकानात जाऊन विचारलं तर ते धान्याला लावायचं कॅस्टर ऑइल देतात. हाँ, इट इज रिटन ऑन दैट कि ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज. तो हाँ. मैंने जो लिया वो आयुर्वेदिक दुकान से जाके, उनके पास 2 ब्रांड्स हाँ. थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बॉटल आपको जो चाहिए वो आप ले सकती हैं. हाँ हाँ, बराबर. सुंठी सिद्ध नसेल तरी नुसतं आयुर्वेद दुकान से लिया तो वो भी चल जाएगा. उसमें सुंठी सिद्ध लिखा हुआ है. मुझे नहीं लगता हाँ. सुंठी सिद्ध है कि नहीं, हाँ. लेकिन वो खाने वाला कैस्टर ऑयल लेना. और लेना कैस्टर ऑयल चाहिए. कैप्सूल मिलते हैं, वो मत लो, बहुत महंगी है. अरे मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वो मेडिकल स्टोर वाला बोलता है कैस्टर ऑयल की कैप्सूल मिलती है, वो ले लो. हाँ. लेकिन वो इतनी महंगी है. नहीं, हमारा और वो भारत देश में हाँ, वो क्यों ले, अगर हमें रेडीमेड मिलता हाँ, है और गर्म पानी के हाँ, साथ वो ज्यादा अच्छी तरह से अपने बॉडी में एसिमिलेट होगा कैप्सूल हाँ, लेने से भी. हाँ, बराबर. ऐसा है, यानी तो योजना करनी चाहिए हाँ. और वैद्य से संपर्क में रहना चाहिए और हाँ. आयुर्वेद को हमेशा जीवन में उतारना चाहिए. हाँ, तो आज मुझे लगता है 4 बज गए. आपने बहुत ही अच्छा, मतलब सब चीजें आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उनमें सारा अपना आज का खाना बिठा दिया. तो इतनी और एकदम आसान तरीके से कि ये आप खा सकते हो, उसको पर्याय भी दिए कि अगर ये छोड़ना है तो इसको खाओ. तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के जो सवाल आए होंगे वो आपने बहुत सारे जवाब दे दिए. तो ये जो हमारा अभी यज्ञ चालू है ये कल भी चालू रहेगा. और जैसे आज हमने अपने शरीर की तरफ देखा, कल जो मैडम आएंगी प्रिया पत्की मैडम, वो हमें अपना चेहरा, अपने बाल कैसे अच्छे लगे, कैसे अच्छे रखे. और सिर्फ तंदुरुस्त नहीं, अगर वो अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे भी दिखेंगे. और हर एक औरत को मुझे लगता है ऐसा लगता होगा कि मैं अच्छी दिखूं. तो कल प्रिया मैडम आएंगी इसी समय. आपको अभी पता हो गया है कि टाइम से प्रोग्राम शुरू होता है, तो 2:50-2:55 तक जरूर साइन इन करिए. लिंक ग्रुप में पिन की हुई है, वो आपको इसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है. और मैं शुभा राहुल मैडम का हम सब की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. और आप सब प्रेक्षक जो रोज 3 बजे आके साइन इन करके ये अच्छी तरह से सुन रहे हैं, इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं और अपने शरीर को भी तंदुरुस्त बनाएंगे, मुझे आशा है आपको फायदा हो रहा है. ये कह के आज का सेशन खत्म हो गया ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ. कल के सेशन में प्रिया पत्की मैडम से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे. थैंक यू मैम.